हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे कि हम देखेंगे प्राकृत संख्या का उदाहरण, ये 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं अपनी, तो उनको अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में अपन नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या हैं नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं अगर देखा जाए तो इस सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 कहलाती है। इसमें जीरो शामिल नहीं होता, ये अनंत तक होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। जैसे कि 1, 7, 25 से ले 25 और भी जितनी भी धनात्मक जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ किताबों में जीरो को भी नेचुरल नंबर बताया गया है, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में समानता 1, 2 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्या है उनको प्राकृत संख्या के रूप में विभक्त किया जाता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने आल प्रतियोगिता परीक्षा में। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाती हैं। इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं जब नेचुरल नंबर पे, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसमें ऋणात्मक कोई भी संख्या शामिल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि -1, -2, ये होल नंबर कभी नहीं कहलाएंगे। होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। होल नंबर पूर्ण संख्याओं की कुछ विशेषताएं रहती हैं कि इनको हमेशा जोड़ने एवं गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि 4 और 5 एक पूर्ण संख्या है, इसको जोड़ रहे हैं तो अपन को एक 9 प्राप्त हो रहा है जो कि एक पूर्ण संख्या है। ऐसे ही अपन 3 और 2 का गुणा कर रहे हैं तो 6 प्राप्त हो रहा है जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि जब भी हम पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हमको पूर्ण संख्या ही मिले। इसको एक उदाहरण दे के समझते हैं। 3 में से अपन 5 को घटाते हैं तो इसमें -2 प्राप्त होता है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने परीक्षा में आ जाते हैं कभी कि क्या पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, तो अपन को लिखना होगा उसमें नहीं, हमेशा प्राप्त नहीं होगी पूर्ण संख्या। ठीक है, हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वे सभी संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होते हैं। ठीक है ना। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य होता है। इंटीजर के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर 2 इंटीजर धनात्मक हैं तो हमेशा जो इंटीजर आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है ना। जैसे 5 धनात्मक इंटीजर है और 3 धनात्मक इंटीजर है, दोनों का अपन जोड़ रहे हैं तो वो हमेशा धनात्मक इंटीजर ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर 2 इंटीजर हैं, दोनों ऋणात्मक हैं और उन दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो जुड़ जाएंगे परंतु हमेशा ऋणात्मक इंटीजर ही प्राप्त होगा। जैसे कि -4 और -2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हमेशा ही ये संख्याएं घट जाएंगी। ठीक है ना, बड़े में से छोटी संख्या घट जाएगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। जैसे 7 प्लस -3, ठीक है ना, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन घटा देंगे। 7 में से 3 गया, 4 आ गया, और इसमें से अपन को देखना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, तो इसमें धनात्मक 7, इसलिए यहाँ पर +4 आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से इंटीजरों को घटाएंगे भी, अगर दोनों धनात्मक संख्या और घटा रहे हैं अपन, तो बड़े संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 7 में से 3 गया 4, 3 में से 7 गया तो -4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम गुणा करेंगे, अगर दो धनात्मक संख्या है तो इनका गुणनफल जो आएगा वो प्लस में आएगा, और यदि दोनों संख्या ऋणात्मक है तो भी इनका गुणनफल धनात्मक आएगा, और यदि एक संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है तो ये हमेशा माइनस में ही इसका आंसर आएगा, गुणनफल आएगा जो माइनस में प्राप्त होगा, ठीक है ना। नंबर लाइन में इंटीजर की स्थिति ये होती है कि बीचों बीच, ये हो गई नंबर लाइन, ठीक है ना, इसमें बीचों बीच होता अपना शून्य होता है, ठीक है। इसके दाएं तरफ प्लस वाली संख्याएं, मतलब धनात्मक इंटीजर दाएं तरफ होंगे, ठीक, जो कि अनंत तक होंगे। इसी प्रकार से जो ऋणात्मक इंटीजर हैं वो बाएं तरफ होंगे, ठीक है, जो कि अनंत तक जाएंगे, ठीक। संख्या पद्धति में हम सम संख्या के बारे में जानेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है। 2 से विभक्त करने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है हमें, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती। जैसे 2 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो भागफल हमें 1 प्राप्त होता है, परंतु शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है, अतः 2 सम संख्या है। इसी प्रकार से 4 में अपन 2 का भाग देते हैं तो भागफल 2 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 4 भी एक सम संख्या है। आसान पहचान के लिए हम देखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वह सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि 24, 28, 30, ठीक है ना। इस प्रकार की संख्या हमेशा सम संख्या कहलाएगी, जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है ना। इसका एक सूत्र है 2n, ठीक है ना। n जहाँ पर पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, ठीक है ना। अगर हम इंटीजर को बदलते जाएंगे तो पूर्णांक इंटीजर को बदलते जाएंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होती जाएगी इस सूत्र के 2n से। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, अगर -1 रखेंगे तो -2 सम संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो -4, अगर 0 रखेंगे तो 0, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है क्या 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर 0 में अपन 2 का भाग देते हैं तो भागफल 0 आएगा और शेषफल भी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 0 को हमेशा सम संख्या बोलेंगे अपन, ठीक है। इसी प्रकार से विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें यानी कि जब अपन यदि कोई संख्या है और अपन 2 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो वे सभी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसमें सूत्र होता है 2n+1, ठीक है ना। इसमें n जो होता है वो इंटीजर होता है। जैसे n का मान अपन 1 रखते हैं तो ये 3 प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये 3 क्या हो गया, एक विषम संख्या। अगर n का मान अपन 2 रखेंगे तो 5 प्राप्त होगा, जो कि एक विषम संख्या है। यदि n का मान अपन -2 रखते हैं तो -3 प्राप्त होता है, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। संख्या पद्धति में अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक से बड़ी सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी उसके केवल 2 ही गुणनफल होते हैं, एक और वह स्वयं संख्या। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे 2 है
तो 2 केवल 1 से विभक्त है और 2 से विभक्त है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि अब देखेंगे हम अपन 3 केवल 1 से विभक्त है और 3 से विभक्त है, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या कहलाएगी। और जैसे कि अपन देखेंगे 5 भी केवल 1 से विभक्त है और 5 से विभक्त है, इसलिए यह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि दो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनफल है, जो कि वह स्वयं 1। इसके बाद 2 के बाद सभी अभाज्य संख्या विषम है। ठीक है ना। 2 व सम अभाज्य संख्या, इसके बाद 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, ठीक है ना, 11 ले लो, ये सब विषम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। और इसमें एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 लगातार संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती, केवल 2 और 3 को ही एक साथ हैं, यानी कि एक के बाद एक आती हैं 2 और 3 अभाज्य संख्या, इसके बाद कभी भी एक के बाद एक नहीं आती। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे को प्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में असहभाज्य संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा में देखेंगे तो वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, मतलब उनके बीच 1 के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं होता। उदाहरण से हम देखते हैं जैसे कि 8 और 15। 8 के गुणनखंड देखेंगे अपन तो 1, 2, 4 और 8 होते हैं। इसी प्रकार से 15 के गुणनखंड देखते हैं अपन तो 1, 3, 5 और 15 होता है। इसमें कॉमन जो गुणनखंड है अपना 1 है। ठीक है ना। इसलिए इसका महत्तम समवर्तक 1 होगा, इसलिए 8 और 15 असहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से वे 2 संख्याएं जिनका महत्तम समवर्तक 1 हो, मतलब उनके बीच 1 के अलावा कोई भी समान गुणनखंड नहीं होता, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त हो, भाज्य संख्या कहलाती। जैसे कि 4 1 से भी विभक्त है, 2 से भी विभक्त है और 4 से भी विभक्त है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या हो गई। ठीक है ना। इसी प्रकार 8 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है अपन को, कई बार एग्जाम में आया है। भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 से अधिक होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। मतलब कि अपन वे संख्या जिसे अपन भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं, अंश और हर के फॉर्म में अपन विभक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P अपॉन Q एक पूर्णांक है और जो नीचे का हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं 2/3 9। अगर यहाँ पर हर नहीं है तो हमेशा अपन 1 मानेंगे हर को। जैसे यहाँ पर 2 है, इसके नीचे नहीं है कुछ, तो अपन 1 हर मानेंगे और ये परिमेय संख्या कहलाएगी। 0 कई बार आता है 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 मानेंगे और 0 को भी अपन परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है ना। परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, या बार बार दोहराता है, तो वे परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। जैसे हाफ है 1/2, इसको 0.5 आ गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। 3/4, ठीक है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.75 ये भी खत्म हो गई, इसके बाद डैश डैश नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या कहलाएगी। अब आते हैं अपन अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका जो दशमलव रूप रहता है ना खत्म होता है ना दोहराता है। ठीक है। जैसे माइनस
जैसे √2, ठीक है ना। अगर इसका दशमलव रूप देखेंगे तो वो ना दोहराता है ना ख़त्म होता है, ठीक है ना। √3 भी देखेंगे तो ये भी इसका दशमलव रूप देखेंगे तो ये ख़त्म भी नहीं होगा और ना ही दोहराएगा। और जैसे पाई का मान है, ये भी दोहराता नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना वास्तविक संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को एक साथ अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2/3 हो गया, -1/5 हो गया, √2 हो गया। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही अपन वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। वह संख्या होती है जिसमें √-1 होता है, ठीक है ना। यानी √-1 इक्वल टू आयोटा, ठीक है ना। इसको अपन आई से दर्शाते हैं। इस प्रकार के नंबर को अपन काल्पनिक नंबर कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए √-4, ठीक है ना। तो इसको अपन 4 जब निकलेगा ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 और आयोटा -1 को अपन आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है।